हेलो लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टार्ट करते हैं हमारी कॉमन सेक्शन सीरीज़ को। आज हम करेंगे इंग्लिश पेडागोजी। इसी सेशन में पूरा हो जाएगा ये टॉपिक इंग्लिश पेडागोजी। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी साल आया है। सीटेट में तो पहले भी ये आता है, लेकिन एचटेट में इसी बार आएगा हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी दोनों। तो इंग्लिश पेडागोजी आज हम कवर कर लेंगे, नेक्स्ट सेशन में हिंदी पेडागोजी करेंगे और इस वीक में ये हमारा सिलेबस कॉमन सेक्शन का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश पेडागोजी। फर्स्ट, लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए मीडियम जो हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं लैंग्वेज। अब वैसे तो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत हैं, ठीक है, आपको उनको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे उनमें से जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई देंगे उनमें से आप एलिमिनेट ईजिली कर पाओगे कि ये कौन सा नहीं है और कौन से हैं लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये थोड़ा मोटे मोटे से देख लो। लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी होता है कि अपने आप से उत्पन्न हो जाए जो, ठीक है। लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी। लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक कैसे कि इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम लैंग्वेज लर्निंग करते हैं। लैंग्वेज इज सोशल। सोशल कैसे हम कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, तो इसलिए ये सोशल है। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है। लैंग्वेज इज प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। लैंग्वेज इज आर्ट एज वेल एज साइंस। मतलब बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स मेनली होती हैं 4 टाइप्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, इनका सीक्वेंस एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, LSRW। इसको ध्यान रखना, LSRW सीक्वेंस ये है। लेकिन मारिया मोंटेसरी ने इस सीक्वेंस को चेंज किया था। क्या दिया था उसने? LSWR। ठीक है, मारिया मोंटेसरी ने, ये ध्यान रखना, मारिया मोंटेसरी ने जो पीछे वाले 2 थे उनको चेंज कर दिया था, मतलब इंटरचेंज कर दिया था आपस में। ठीक है, तो इनमें से देखो लिसनिंग और रीडिंग जो है वो हमारी रिसेप्टिव स्किल हैं। पहले भी मैंने ये CDP में आपको बताया है कि लिसनिंग और रीडिंग यानी कि जिनके थ्रू हम रिसीव करते हैं। रिसीव करते हैं मानी कि ग्रहण करते हैं, हम कोई चीज़ सुन के या पढ़ के अपने माइंड में लेके जाते हैं। ठीक है, तो रिसीव करना हुआ। नेक्स्ट है स्पीकिंग एंड राइटिंग, जो है हमारे प्रोडक्टिव स्किल्स, यानी कि हम जो हमारे माइंड के अंदर जो है उसको इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करते हैं, अपने थॉट्स को प्रोड्यूस करते हैं रिटन फॉर्म में या फिर बोल के। ठीक है, तो इनको बोलते हैं प्रोडक्टिव स्किल्स। नेक्स्ट है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग में क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। जो भी मैं इसमें करवाऊंगी आई थिंक 13 से 14 पेजेस की है बस। PDF भी आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम लिंक पोस्ट सेक्शन में है, उस पर जाओगे तो आपको PDF इसकी मिल जाएगी। जितना मैं करवा रही हूँ सिर्फ इतना कर लो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है और इसमें से आपके क्वेश्चंस ईजिली कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्विजिशन और लर्निंग में क्या डिफरेंस है? लर्निंग होती है रूल्स के साथ। ठीक है, लर्निंग होती है रूल्स के साथ जब हम कोई चीज़ सीखते हैं। एक्विजिशन होती है अपने आप ही हो जाना कोई चीज़। ठीक है, एक्विजिशन अपने आप ही, इसलिए इसको बोलते हैं अनकॉन्शियसली। जैसे कि एक एग्जांपल है इसका मदर टंग। ठीक है, बच्चा जब पैदा होता है, जिस एनवायरनमेंट में पैदा होता है, जो उसके बड़े लैंग्वेज बोलते हैं वो वही सीख जाता है। उसके ऊपर कोई भी प्रेशराइज उसको नहीं करने की ज़रूरत, वो सिर्फ अपने एनवायरनमेंट से ही सीख जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्विजिशन। ठीक है, कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ा उसको लर्न करने के लिए, कुछ रूल्स नहीं लर्न करने पड़े। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्विजिशन। दूसरी तरफ लर्निंग क्या होता है? जब हम फॉर्मल तरीके से, फॉर्मल सेटिंग में, जैसे कि स्कूल में जाके, ठीक है, कॉन्शियसली माइंड से, ठीक है, उन रूल्स को सिस्टमैटिक तरीके से याद करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से सीखते हैं, तब बोलते हैं उसको लर्निंग। जैसे कि फॉरेन लैंग्वेज हम सीखते हैं। ठीक है, जो एक्विजिशन है वो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाता है। ठीक है, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट कैसे? जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में होती है पहले लैंग्वेज, हम उसको सुनते हैं फिर वो हमारे थॉट्स में जाएगी। ठीक है, ऐसे लगाओ इसको। और जो लर्निंग है वो एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट में जाएगी। पहले हम क्या सीखेंगे? रूल्स उसके, यानी कि उसका बिल्कुल डीप फॉर्म बोल सकते हैं, क्या उसके रूल्स। फिर कंक्रीट मतलब फिर उसको बाहर यूज़ करेंगे। कंक्रीट मतलब फिजिकली उसको यूज़ करेंगे, पहले उसको सीखेंगे, यानी कि माइंड में उसके उससे रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे, रूल्स होंगे, उनको सीखेंगे।
नेक्स्ट है लिसनिंग स्किल्स। अब ये सारी स्किल हैं जो LSRW मैंने आपको बताई, उनको हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। डिटेल इतनी भी ज़्यादा डीप नहीं है कि आप कर ना पाओ, और इतनी भी ऊपर ऊपर से नहीं है कि आपके क्वेश्चन कवर ना हो, ठीक है। तो जितना करवा रही हूँ सिर्फ उतना कर लेना। अब है लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल का जो पैटर्न क्या रहेगा, सीक्वेंस। फर्स्ट हम रिसीव करते हैं, देन अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब हमने कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव की, फिर उसको समझा, फिर उसको रिमेंबर किया। रिमेंबर यानी कि अगर उससे रिलेटेड हमारे पास कोई ओल्ड नॉलेज है तो उसको भी हम याद करेंगे, उन दोनों को ज्वाइन करके फिर इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है, कि हमें क्या रिस्पॉन्स इसका देना चाहिए माइंड में, ठीक है। फिर उसका हम फीडबैक देंगे, फीडबैक यानी कि हम रिस्पॉन्स देंगे उसका, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ लिसनिंग। टाइप्स ऑफ लिसनिंग में आता है फर्स्ट एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, रिक्वायर्स फुल एंगेजमेंट, यानी कि माइंड, हेड, हैंड्स, हमारी जो स्पीकिंग स्किल भी इवन यूज़ होती है इसमें, ठीक है। तो एक्टिव लिसनिंग, लिसनर रिस्पोंड करता है इसमें, जैसे जो उसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब वो देगा, ठीक है। तो इसमें होती है एक्टिव लिसनिंग। नेक्स्ट है सेलेक्टिव लिसनिंग। सेलेक्टिव से ही हमें नाम से पता चल रहा है कि किसी पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, मतलब जैसे कि पूरा पैराग्राफ हमको दे दिया, उसमें से हम जैसे हाईलाइटेड पॉइंट्स हमें निकालने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर से रिलेटेड है तो उसके कि कैसे सेव वाटर के ऊपर हमें पॉइंट्स निकालने हैं, तो हम सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करेंगे, उसको बोलते हैं सिलेक्टिव रीडिंग, सिलेक्टिव लिसनिंग। अब है इम्फेटिक लिसनिंग। इम्फेटिक लिसनिंग होता है इम्फेटिक इमोशन से रिलेटेड, ठीक है। तो जब हम किसी की बातों को सुनते हैं इमोशनल होके या उसके अगले के इमोशंस को समझने के लिए, ठीक है, तब होती है इम्फेटिक लिसनिंग। नेक्स्ट है एप्रिशिएटिव लिसनिंग होती है। एप्रिशिएट करना होता है तारीफ करना। तारीफ हम किस चीज़ की करते हैं, जिसमें हमें आनंद आता है। आनंद किस में आता है, म्यूजिक हो गया, पोइट्री होगी, किसी को स्टोरी टेलिंग में भी आता है, तो इनके थ्रू होती है एप्रिशिएटिव लिसनिंग। नेक्स्ट है क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग में क्या होता है कि हम किसी चीज़ को किस लिए सुनते हैं, ठीक है, किस लिए, कि उसके प्रोज एंड कॉन्स हम उसको निकाल पाएँ, प्रोज और उसके कॉन्स हम निकाल पाएँ कि क्या क्या उसमें कमियां हैं और क्या क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। उनके लॉजिक, मतलब अपने माइंड में हमें लॉजिकली वो लगते हैं कि हाँ ये प्रोज हो सकते हैं या ये कॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्रिटिकली जज करने के लिए सुनते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग में क्या होता है, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। जब भी आपको कहीं पे भी कॉम्प्रिहेंसिव सुनाई दे, वर्ड कहीं पे भी लिखा हुआ मिले, उसका मीनिंग होता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जैसे कि लेक्चर देना या इंस्ट्रक्शंस को हम सुनते हैं तो हम किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, क्लास में लेक्चर चल रहा है तो हम समझने के ऊपर फोकस करते हैं ना, ठीक है। तो ये वही है। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, इसमें क्या होता है, ये सबसे बेसिक टाइप है। इसमें क्या होता है, लिसनर जो है फोकस करता है साउंड्स के ऊपर, टोन्स के ऊपर, वॉइस के ऊपर, टू अंडरस्टैंड मीनिंग, ठीक है। यानी कि अपने जो माइंड को वो डिस्क्रिमिनेट करता है अलग अलग डायरेक्शन में, यानी कि डिवाइड करता है अलग अलग डायरेक्शन में, और मीनिंग को समझने की कोशिश करता है, कभी साउंड से, कभी कि अगले की टोन क्या है, कि वो क्या कहना चाह रहा है उससे, अगले की पिच हाई है, ठीक है, स्पीकर की पिच हाई है, कम है, तो उससे क्या मीनिंग वो निकाल पाता है, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। अब आता है स्पीकिंग। स्पीकिंग में होती है प्रोफिशिएंसी। 3 से 4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है, स्पीकिंग में। जैसे कि ग्रामेटिकल, फर्स्ट आती है ग्रामेटिकल। ग्रामेटिकल में जैसे ग्रामर यूज़ करते हैं हम बोलते टाइम, करेक्ट ग्रामेटिकल वर्ड्स का यूज़ करना, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सही होना, वोकैब सही यूज़ करना, तो उसमें आता है वो ग्रामेटिकल प्रोफिशिएंसी में। नेक्स्ट है स्ट्रेटजिक। स्ट्रेटजिक यानी कि हम क्या जेस्चर्स शो करेंगे वाइल स्पीकिंग, ठीक है, स्पीकिंग के टाइम पे हम कौन से इमोशंस, क्या जेस्चर्स, अपने हैंड्स का कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो उसमें आता है स्ट्रेटजिक। नेक्स्ट है सोशो लिंग्विस्टिक। सोशो लिंग्विस्टिक होता है यूज़ ऑफ लैंग्वेज, जैसे कि स्पीच एक्ट या इंटोनेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि हमें अपना मैसेज कन्वे करते टाइम ये देखना है कि हम अपना मैसेज लिसनर तक जितना ज़्यादा अच्छे से हो सके पहुंचा पा रहे हैं।
लिसनर हमारे मैसेज को अच्छे से समझ पा रहा है, ठीक है, तो उसी के हम अकॉर्डिंग हमारी स्पीच होगी, उसी के अकॉर्डिंग हमारे वर्ड्स होंगे, उसी के हमारे अकॉर्डिंग हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा। डिस्कोर्स में आता है कॉन्टेक्स्ट, यानी कि किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये याद करने की इसमें से मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हमें पता होता है कि स्पीकिंग के टाइम पे हमें क्या क्या किन किन बातों का नॉर्मली ध्यान रखना होता है। ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए, जेस्चर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो करेक्ट होने चाहिए, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए किसी बात का, तभी अगला सुनेगा ना, ठीक है। और टोन्स वगैरह हम सही, प्रोनाउंसिएशन वगैरह हम टोन पिच सब कुछ ओके है, ठीक है, अपना मैसेज तभी अच्छे से कन्वे कर पाएंगे। अब है एक्टिविटीज़ टू डेवलप स्पीकिंग। स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि स्टोरी टेलिंग, पिक्चर कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन यानी कि किसी पिक्चर को देख के उसका मीनिंग समझाने के लिए बोला जाता है, ठीक है। थीम कंपोजिशन, किसी पर्टिकुलर थीम के ऊपर, जैसे कि हम बोल सकते हैं वाटर साइकिल, बोल सकते हैं कि वाटर साइकिल के ऊपर अपने व्यूज़ दो, इस तरीके से। या थीम और भी हो सकता है, जैसे डार्कनेस लगा लो एक एग्जांपल के लिए, कि डार्कनेस के क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इस तरीके से, ठीक है। क्लास में डिबेट होती है। रोल प्ले में जैसे कि एक इंटरव्यूअर का रोल प्ले करेगा एक बच्चा, और एक स्टूडेंट जो है वो उसका जिसका इंटरव्यू लिया जाएगा उसका रोल प्ले करेगा, मतलब स्टूडेंट का रोल प्ले करेगा, तो उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होगी। इस तरीके से भी स्पीकिंग स्किल डेवलप होती हैं। अगला है क्लास डिस्कशन। ये सब कुछ जो है ये नॉर्मल चीज़ें हैं, हमारे लिए अलग से याद करने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है, क्योंकि हमें ये सब ऑलरेडी पता होता है। हम इतना तो पढ़ के आए ही हैं यहाँ इस स्टेज तक जब हम पहुँचे हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट है लिंग्वा फोन, लैंग्वेज फ़ोन जो यूज़ करते हैं, जो लैंग्वेज लैब्स में होते हैं। ग्रामोफोन होते हैं, टेप रिकॉर्डर, ठीक है। नेक्स्ट है रीडिंग। रीडिंग में क्या होता है, रिटन वर्ड्स जो होते हैं, रीडिंग में रिटन वर्ड्स जो होते हैं उनसे हम जो समझते हैं, ठीक है, उनसे हम क्या ग्रैस्प कर पाते हैं, वो कहलाती है रीडिंग। अब देखो टाइप्स ऑफ रीडिंग में क्या आएगा। फर्स्ट है इंटेंसिव रीडिंग, नेक्स्ट एक्सटेंसिव रीडिंग। इन दोनों में देखो क्या फ़र्क है। इंटेंसिव में होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इन से है इंटेंसिव, यानी कि इन किसी टॉपिक के बिल्कुल अंदर जाके, ठीक है, यानी कि डीप जाके समझना कोई टॉपिक। एक्सटेंसिव होती है ऊपर ऊपर से कब हम पढ़ते हैं, सिर्फ वैसे ही प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर रीडिंग इसका आ जाएगा, ठीक है। इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है कि लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाता है। लैंग्वेज लर्निंग माने ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह, वोकैब सेक्शन, सब कुछ है जो इसमें इंटेंसिव रीडिंग, जब डीप अंडरस्टैंडिंग होगी तो उसमें सब कुछ ही कवर होगा। लेकिन एक्सटेंसिव होती है, उसमें सिर्फ फ्लुएंसी अच्छी होती है हमारी, ये लगा लो, ठीक है, फ्लुएंसी और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। इनमें एग्जांपल्स देख लो। न्यूज़पेपर रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, और इनमें सब आता है, एनालिसिस, पोएम, ग्रामर, वोकैब, लिटरेरी डिवाइसेस, सब कुछ, ठीक है। अब है स्किमिंग एंड स्कैनिंग। ये देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना। स्किमिंग एंड स्कैनिंग में क्या डिफरेंस है। स्किमिंग होती है क्विक रीडिंग, स्किम क्विक ऐसे याद कर लो आप, स्किम क्विक, आई इसमें भी आता है, आई इसमें भी आता है, ठीक है। स्किमिंग यानी कि क्विक रीडिंग। स्कैनिंग होता है किसी स्पेसिफिक, देखो स्कैनिंग क्या होता है, हम स्कैन कोड बार कोड स्कैन करते हैं, ठीक है, किस लिए करते हैं कि हमें कुछ पेमेंट वगैरह करनी होती है वहाँ से, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर साइट के लिए भी बार कोड होते हैं आजकल, ठीक है, तो उस पर विजिट करना है, यानी कि वो पर्टिकुलर उसी चीज़ के लिए है जिसको वो इंडिकेट कर रहा है। जैसे पेटीएम का है तो बार कोड, इस तरीके से, मतलब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए है स्कैनिंग। और स्किमिंग होता है क्विक रीडिंग हेडलाइंस और समरीज ऑफ न्यूज़पेपर, स्किमिंग में आ जाएगा। सर्चिंग फॉर अ वर्ड इन डिक्शनरी, ये आ जाएगा स्कैनिंग में, यानी कि हम कोई वर्ड है हमारे माइंड में, उसको हम डिक्शनरी में सर्च कर रहे हैं, ये आ जाएगा स्कैनिंग में। मतलब पूरी डिक्शनरी है वैसे तो, लेकिन हम पर्टिकुलरली उसी वर्ड के ऊपर, जैसे वो स्टार्ट होता है अल्फ़ाबेट ए से, तो हम ए वर्ड्स वाले ही जितने पेजेस होंगे पहले उनको निकालेंगे, फिर उनमें से भी अगला अल्फ़ाबेट क्या होगा, ठीक है, जैसे कि अपने ही नाम का लगा लो तो अगला एन है, तो फिर एन वाला पेज निकालेंगे, ए एन जहाँ पे कंबाइंड होगा, इस तरीके से ये हो जाएगी स्कैनिंग। नेक्स्ट है लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। लाउड रीडिंग में क्या होता है, बोल बोल के पढ़ना, ठीक है, सिंपल है ये तो बिल्कुल। इसमें क्या होता है, जैसे क्लास में हम कोई लेसन पढ़ रहे हैं बोल बोल के जोर जोर से, ताकि सबको सुनाई दे, उसमें क्या होता है ग्रुप लर्निंग हो रही होती है, प्रोनाउंसिएशन हमारी अच्छी होती है और फ्लुएंसी भी अच्छी होती है, ठीक है। रीडिंग जब भी हम करते हैं चाहे वो किसी भी तरह की हो, फ्लुएंसी अच्छी होती है,
सिर्फ उसमें नहीं होती जिसमें हम स्लोली पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्लोली। जैसे कि अभी आया था एक ऊपर ये वाला, जैसे स्कैनिंग में नहीं होती, स्कैनिंग में क्योंकि हम सिर्फ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के पीछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग होती है खुद के समझने के लिए बस, ठीक है, खुद के समझने के लिए। उसमें स्पीड भी होती है, जैसे हम एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल, जैसे हमने पहले पढ़ रखा है सारा, लेकिन एग्ज़ाम से पहले हमें रिवीजन करनी है तो स्पीड से करते हैं, कंसंट्रेशन से करते हैं और समझने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये था साइलेंट रीडिंग। नेक्स्ट है स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग होती है टेक्निक टू रीड फास्टर वाइल मेंटेनिंग कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि हमें मीनिंग भी समझ में आ रहा है लेकिन फास्ट हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि रीडिंग एमसीक्यू क्विकली इन एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में हम एमसीक्यूज़ पढ़ रहे हैं, उनका मीनिंग भी हमें समझ में आता है क्योंकि हमें आंसर देना होता है, लेकिन जल्दी पढ़ते हैं कि टाइम ना चला जाए ज़्यादा, तो इसमें स्कीमिंग एंड स्कैनिंग दोनों इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट इज़ क्रिटिकल रीडिंग। क्रिटिकल का मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम अपनी ओपिनियन या जजमेंट के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। जो रीडिंग ऑन एडिटोरियल, जैसे कि एडिटोरियल होता है, आई थिंक 4th या 5th पेज होता है किसी भी न्यूज़पेपर का, उसमें ओपिनियंस दी होती हैं डिफरेंट राइटर्स की, ठीक है। तो उनको समझना, उनके बारे में अपना व्यू पॉइंट, कि हम अपना व्यू पॉइंट निकाल पाते हैं कैसे कि हाँ इसने ये सही बोला, हाँ इसने ये गलत बोला, तो क्रिटिकल रीडिंग होती है वो। नेक्स्ट है प्रिडिक्टिव रीडिंग। प्रिडिक्टिव, प्री जो आ जाए वहाँ पे, प्री होता है किसी चीज़ के होने से पहले, ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब है किसी कंटेंट को पढ़ने से पहले जो हम गैस लगाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी बुक के कवर को देख के हम गैस करते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, क्या किससे रिलेटेड होगी स्टोरी। जैसे कि थंबनेल को देख के, जैसे कि किसी फिल्म का पोस्टर होता है उसको देख के हम आइडिया लगा लेते हैं कि इस मूवी के अंदर ये होगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव रीडिंग होता है कि जब हम रीडिंग करते टाइम साथ में नोट्स बना रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं दूसरों से, ठीक है, कि क्या तुमने पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा, तुम्हें क्या अच्छा लगा, इस तरीके से डिस्कस करना, हाइलाइट्स कर रहे हैं की पॉइंट्स को, तो वो होती है इंटरेक्टिव रीडिंग। मतलब अपने आप को जितना ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं रीडिंग में, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरेक्टिव रीडिंग। नेक्स्ट है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग, रीडिंग विद द गोल ऑफ मेमोराइजिंग डीपली अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं फॉर एग्ज़ाम, मतलब कि याद रखने के लिए। इंटेंसिव एक तो हो गया इंटेंसिव, और एक थी ऊपर, ये देखो यहाँ पे क्या था, ये भी इंटेंसिव था। अच्छा, दो बार लिख दिया मैंने, तो इसमें सेम ही आप देखो, डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी इंटेंसिव और ये भी इंटेंसिव। इंटेंसिव मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए जब हम पढ़ते हैं। डीप अंडरस्टैंडिंग यानी कि जो चीज़ हमें याद रहे, रिटेंशन के लिए, जो आगे भी हमारे काम आए, ठीक है। अब देखो राइटिंग। राइटिंग के टाइप्स, फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, यानी कि जिसमें डिस्क्राइब किया गया हो, किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया गया हो, एक इमेज क्रिएट की गई हो। डिस्क्राइब करना कि डिटेल में उसके बारे में बताया गया है, छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको भी पूरा अच्छे से हाईलाइट किया गया है। जैसे कि किसी का करैक्टर होता है नोवेल में या प्ले में, उसके करैक्टर को अच्छे से देखिए, उसने ये टोपी पहनी हुई थी, ये कपड़े पहने हुए थे, हाथ में ये रिंग थी, ये नेकलेस था गले में, मतलब इस तरीके से पूरा डिटेल में जब डिस्क्राइब किया गया हो किसी के बारे में, एक तरीके से जो रीडर होता है ना, इसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में रीडर के माइंड में ना ऐसे वो हो जाता है, मतलब जब भी इस राइटिंग को पढ़ेगा ना तो एक इमेज क्रिएट हो जाएगी माइंड में, ठीक है, ऐसी होती है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। नेक्स्ट है नरेटिव। नरेटिव मैंने आपको पहले भी बताया है, स्टोरी की फॉर्म में, ठीक है, जिसमें एक स्टोरी सी बताई गई हो में, जैसे कि पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर ऐसे। नेक्स्ट है एक्सपोजिटरी राइटिंग। एक्सपोजिटरी राइटिंग होती है एक्सप्लेन अ टॉपिक, किसी टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया होता है, इसमें किसी का भी अपना ओपिनियन नहीं होता, ठीक है, अपना ओपिनियन नहीं होता। नरेटिव में जैसे अपना हो सकता है, अपना एक्सपीरियंस होता है, एक्सपोजिटरी में अपना एक्सपीरियंस, अपना व्यू पॉइंट बिल्कुल भी नहीं होता। क्लियर लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे होता है फैक्ट्स और डाटा बताए गए होते हैं। नेक्स्ट है परसुएसिव। परसुएसिव क्या होता है, ये आया है परसीव करना। परसीव करना यानी कि रिसीव करना। एम टू कन्विंस द, एक सेकेंड, परसुएसिव मीन्स, इसको ऐसे याद करोगे आप, एडेप्ट ए व्यू पॉइंट। देखो, जब हम राइटिंग के बाद किसी को परसुएट कर दे, यानी कि परसुएट कर सकते हैं, जैसे कि उसको इस पॉइंट पे खड़ा कर दें कि उसको अपना जजमेंट देना पड़ेगा, ठीक है,
ऐसी ऐसे उसको पढ़ने के बाद, या मतलब हमारी राइटिंग ऐसी हो कि उसको पढ़ने के बाद, रीडर को पढ़ने के बाद ये लगे कि मुझे अपना पॉइंट इसके ऊपर रखना चाहिए कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है। एक तरीके से ये क्रिटिकल टाइप का ही है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्रिटिकल टाइप का ही है। उसमें नेगेटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन परसुएसिव में क्या होता है कि हम किसी को ऐसे पॉइंट पे खड़ा कर देते हैं कि उसको भी एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, इसमें एक्शन लेना चाहिए। और उसमें होता है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें बताएं उसके बारे में। इसमें जैसे कि एडवर्टीजमेंट देते हैं हम, या पॉलिटिकल स्पीच, जिससे कि मोटिवेट हो जाएं लोग कि हाँ उन्हें भी ये काम करना चाहिए, ठीक है, तो ये होती है परसुएसिव राइटिंग। नेक्स्ट है आर्गुमेंटेटिव। आर्गुमेंटेटिव सिंपल है, आर्गुमेंट्स दोनों साइड के व्यूज शो करना राइटिंग में। नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग होती है जैसे नॉवेल्स, पोएट्री, स्क्रिप्ट राइटिंग, यानी कि अपने आइडियाज़ को यूज़ करके राइटिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस। प्रोसेस में क्या आएगा, प्री राइटिंग होता है। प्री राइटिंग यानी कि माइंड में ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसमें कि हम मतलब माइंड में अलग अलग आइडियाज़ हमारे आते रहते हैं। ब्रेन और स्टॉर्म यानी कि दिमाग में तूफान, किसका, आइडियाज़ का तूफान आता है पहले, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये लगाओ आप। नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग होता है रफली किसी चीज़ को हम तैयार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिवाइजिंग। ड्राफ्टिंग के बाद हम उसको रिवाइज करके देखते हैं कि कहीं पे कोई गलती है तो उसको ठीक करेंगे, यानी कि एडिटिंग करेंगे उसकी। एडिटिंग करके फिर फाइनल पब्लिश के लिए उसको भेजेंगे या उसका इवैल्यूएशन होगा, ठीक है, तो वो होगी फाइनल कॉपी। अब नेक्स्ट आता है लिंग्विस्टिक्स। ये मैंने आपको फोनेटिक्स और लिंग्विस्टिक्स, ये डिटेल में मैंने आपको इंग्लिश और जो इंग्लिश टीजीटी पीजीटी वाले सेक्शन में करवा रखा है, जो कि सीरीज़ ही है, उसमें आपको अच्छे से करवा रखा है। और फोनेटिक्स की अलग से आई थिंक पीडीएफ, अलग से वीडियो भी है एक, उसमें भी है ये, ठीक है, तो एक बार देख लो। लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी, क्या क्या स्ट्रक्चर्स, उसका पूरे तरीके से एनालिसिस करना होता है लिंग्विस्टिक्स। इसमें आता है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, यानी कि फिजिकल एस्पेक्ट के ऊपर। फोनोलॉजी होता है कोग्निटिव एस्पेक्ट, यानी कि मेंटल जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं। मोर्फोलॉजी, फॉर्मेशन, मोर्फो ऐसे करवाया था मैंने आपको, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। सिंटैक्स यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। सिमेंटिक्स, स्टडी ऑफ मीनिंग, मेंटिक्स मीनिंग ऐसे करवाया था। प्रैग्मेटिक्स, स्टडी ऑफ लैंग्वेज यूज, ठीक है, ये याद रखना, प्रैग्मेटिक्स यानी कि यूज की। ग्राफीम होता है, ग्राफ जब भी आपको दिखाई दे कहीं पे, उसका मीनिंग होता है राइटिंग, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ राइटिंग। अब है साउंड्स। साउंड्स होती हैं इंग्लिश में, ये फोनेटिक्स में साउंड्स होती हैं 44, जिनमें से 20 वावल साउंड है और 22 कॉन्सोनेंट साउंड। 20 वावल साउंड में से बनते हैं 12 मोनोफ्थोंग्स। मोनोफ्थोंग्स होती हैं जिनकी सिंगल साउंड आती है, ठीक है। डिफ्थोंग्स होते हैं जिनकी डबल साउंड होती है, ये होते हैं 8। लास्ट ईयर यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, सिर्फ इस पॉइंट से एक नंबर था आपका, तो ये ध्यान से करना। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इससे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, देखो इसमें से एक क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको, ये फोनेटिक्स वाले में से, ये तो फोनेटिक्स में भी कवर होता है वैसे भी, ठीक है, और एक या दो क्वेश्चन या मेथड्स में से आ सकते हैं। अब देखो, फर्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड्स, कौन कौन से, फर्स्ट है ग्रामर ट्रांसलेशन, डायरेक्ट मेथड, और एक और आएगा इसमें ये वाला ऑडियो लिंगुअल मेथड, ठीक है, ये 3 हैं जो कि ट्रेडिशनल मेथड थे। देखो फर्स्ट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड दिया है किसने, प्रोफेसर कार्ल प्लोट्स। इसमें क्या था कि ग्रामर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था, ग्रामर के रूल्स के ऊपर, वोकेबलरी उनको याद करना, ठीक है। ट्रांसलेट टू नेटिव लैंग्वेज, जैसे कि हमारी पुरानी अप्रोच होती थी, कैसे करवाते थे हमको टीचर्स, कोई भी ग्रामर के रूल बताते थे पहले, ठीक है, इनको याद कर लो अच्छे से, ठीक है, याद करके फिर आपको, और याद करवाते किसी में थे, अपनी नेटिव लैंग्वेज यानी कि हिंदी में करवाते थे हमको, नेटिव लैंग्वेज हिंदी में। कैसे, एग्जाम्पल के लिए मैं लेती हूँ टेंस, ठीक है, टेंस हमें क्या पहचान बताई जाती थी, ता है, ते है, ती है, इस तरीके से, यानी कि नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता था, प्लस ग्रामर के रूल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था। इसके प्रोज क्या हैं, ईजी फॉर बिगिनर, बिगिनर के लिए ईजी रहता था, ईजी फॉर लर्निंग कॉम्प्लेक्स ग्रामर रूल्स जो होते थे, मतलब थोड़े टफ ग्रामर के रूल्स होते हैं, उनको याद करना थोड़ा ईजी हो जाता था। और कौन्स क्या थे, लैक कम्युनिकेशन प्रैक्टिस,
आप 2 लैंग्वेज में कर रहा है तो सेम लैंग्वेज में कम्युनिकेशन प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी। मेक्स स्टूडेंट्स डिपेंड ऑन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के ऊपर डिपेंड बना देता था बच्चों को। अब है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है कि एक लैंग्वेज उसको उसी में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेशन, मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन में हुआ ट्रांसलेशन और रूल्स के ऊपर फोकस। डायरेक्ट मेथड में हुआ कोई ट्रांसलेशन यूज़ नहीं होगी, डायरेक्ट जो लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, और इसमें क्या है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ, आपको कुछ भी ट्रांसलेशन यूज़ ना करूँ, कुछ भी ये हिंदी के जो वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ कुछ भी ना करूँ, सिर्फ जैसे है वैसे का वैसा इंग्लिश में ही पढ़ाऊँ, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इसके प्रोज क्या थे, इम्प्रूवमेंट इन स्पीकिंग और लिसनिंग में इम्प्रूवमेंट हुई, सेम लैंग्वेज यूज़ हो रही है इसलिए। डेवलप नेचुरल लैंग्वेज फ्लुएंसी, तो फ्लुएंसी भी आई इससे, क्योंकि एक ही लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। डिफ़िकल्टी फॉर बिगिनर्स, उनको समझ में नहीं आता था। रिक्वायर्स अ वेल ट्रेंड टीचर, वेल ट्रेंड टीचर क्यों चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको भी सिंप्लीफाई करके तो बताना पड़ेगा ना बच्चों को समझाने के लिए, तो इसलिए। अब है ऑडियो लिंग्वल मेथड। ऑडियो लिंग्वल में क्या है कि ऑडियो यानी कि सुना के और बोल के, सुना के बोल के तो 2 ही हो गए यूज़, 2 यानी कि एक ही चीज़ को 2 बार करवाया जा रहा है, यानी कि उसके ऊपर बार बार रिपीट करवाया जा रहा है उसको, ठीक है। जैसे कि ड्रिल बोल सकते हैं, ड्रिल भी वही होता है कि बार बार आपको कोई चीज़ याद बार बार बोल के रटवा दी जाती है, ठीक है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर एम्फेसाइज्ड बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग। ऑडियो लिंग्वल है, जैसे ऑडियो यानी कि सुनना तो लिसनिंग, और लिंग्वल यानी कि बोलना, लैंग्वेज बोलना तो स्पीकिंग, तो इन दोनों के ऊपर ही फोकस था, लिसनिंग एंड स्पीकिंग के ऊपर इनको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी गई थी, किसको, रीडिंग और राइटिंग को। इसके प्रोज कॉन्स देखो आप, प्रोज क्या थे, इम्प्रूव्स, प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो गई थी, फ्लुएंसी अच्छी हो गई थी। सुटेबल फॉर बिगिनर्स के लिए भी अच्छा था कि उनको बार बार, मतलब कुछ सेंटेंस थे जैसे बार बार रिपीट हो जाते थे तो उनको ऐसे ही याद हो जाते थे वो, ठीक है। कॉन्स क्या थे, मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग, ठीक है, रट्टा मारने वाली, रट्टू तोता कोई बढ़िया चीज़ नहीं है आज के टाइम पे, ये कितना ज़्यादा प्रचार हो चुका है इस चीज़ का, ठीक है, तो समझ के करो कोई भी चीज़ करो, तो मेमोराइजेशन के ऊपर फोकस होता था इसमें, इसलिए ये अच्छी नहीं थी। मीनिंग नॉट फोकस्ड, सो मीनिंग के ऊपर फोकस नहीं होता था, क्योंकि डायरेक्ट एक ही लैंग्वेज में बता रहे हैं आपको कोई चीज़, और बता भी कैसे रहे, वो समझा नहीं रहे, सिर्फ रट्टा लगवा रहे हैं उसका, जैसे हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू, बस ऐसे बता, एक चीज़ को रटवा रहे हैं। लैक क्रिएटिविटी, कोई क्रिएटिविटी नहीं होती थी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडर्न कम्युनिकेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। मॉडर्न में आए CLT, CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसमें क्या हुआ, फोकस ऑफ रियल लाइफ कम्युनिकेशन रेदर देन ग्रामर रूल्स। इसमें क्या हुआ कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में क्या किया, जैसे कि किसी चीज़ की ओर इशारा, ग्रामर रूल्स के ऊपर फोकस नहीं किया, पहली बात तो ये। दूसरा, उसको रियल लाइफ में लिया, जैसे कि जैसे कि ये बता रहे हैं कि ये टेबल है तो उसकी तरफ इशारा कर दिया, मतलब ऐसे ऐसे मेथड्स यूज़ करना कि जिससे डायरेक्ट बच्चा सीखे, ठीक है। इसमें आ गए एक्टिविटीज़ रोल प्ले करके, ठीक है, किसी का रोल महात्मा गांधी ने प्ले किया तो इसके इंग्लिश के जो भी वो वर्ड्स उन्होंने बोले तो वो इस तरीके से, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, इंटरव्यूज़ वगैरह, तो ये सब इसके आ जाएंगे मेथड्स। नेक्स्ट है टास्क बेस्ड। टास्क बेस्ड यानी कि गोल बेस्ड, गोल बेस्ड, गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड जैसे कि ईमेल लिखना, कोई प्रेजेंटेशन बनाना, उसके थ्रू हम सिखाते हैं अपनी टारगेटेड लैंग्वेज। टारगेटेड लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। ये सब जो मेथड्स हैं ये टारगेटेड लैंग्वेज के लिए जो अभी तक मैंने आपको करवाए। टारगेटेड लैंग्वेज इनके अकॉर्डिंग क्या है, इंग्लिश, ठीक है। तो ये सब टास्क देके कोई किसी टॉपिक के ऊपर आपको अपने व्यूज़ प्रेजेंट करने हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है एक्लेक्टिक अप्रोच। एक्लेक्टिक अप्रोच होता है मिक्स्ड अप्रोच। एक यानी कि एक में बहुत कुछ, ऐसे लगा लो आप, ठीक है, एक में बहुत कुछ मतलब एक में ही सब कुछ आ गया। ट्रांसलेशन भी होगी, स्पीकिंग भी होगी, प्रैक्टिस भी होगी, रीडिंग भी होगी, ग्रामर की एक्सरसाइज, मतलब बहुत सारे मेथड्स को एक में ही यूज़ कर दिया। नेक्स्ट आते हैं इनोवेटिव या नए इनोवेटिव नए होता है टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो मेथड्स आए, वो क्या थे, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच एंड फ्लिप्ड लर्निंग। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में क्या था, लेव वाइगोस्की ने दिया था कंस्ट्रक्टिविज्म, आपको ध्यान हो तो CDP में हमने किया है, तो लेव वाइगोस्की ने दिया था ये। इसमें क्या था कि सोशल लर्निंग बाय कोलैबोरेटिव एंड पीयर डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्टिव यानी कि कंस्ट्रक्ट करो ग्रुप, जिससे कि बच्चों का क्या होगा, सोशल लर्निंग होगी, ठीक है। ग्रुप में ही होती है ना सोशल लर्निंग स्कूल में, ठीक
ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ये थी सोशल लर्निंग से रिलेटेड। नेक्स्ट है फ्लिप्ड लर्निंग। फ्लिप्ड लर्निंग में क्या था, फ्लिप यानी कि किसी चीज़ से बदली होना एक तरीके से, जैसे ऑनलाइन पे आ गए हैं हम, लेकिन पुरानी जो स्टडीज़ होती थी वो कैसे होती थी, ऑफलाइन क्लास में जाके होती थी, इस तरीके से, ठीक है। तो फ्लिप करके करना, जैसे घर पे याद कर लेना अपने कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी वीडियोस देख लेना, और फिर क्लासरूम के टाइम को यूज़ करना डिस्कशन में या उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करने में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्लिप्ड लर्निंग। नेक्स्ट है बायलिंगुअल मेथड। बाय का मीनिंग होता है टू, ठीक है। बायलिंगुअल यानी कि समझाने के लिए, कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए दो लैंग्वेज का यूज़ करना, जैसे कि इंग्लिश की कोई चीज़ है उसको ट्रांसलेट करके पढ़ाना हिंदी में, तो इसको बोलते हैं बायलिंगुअल। अब है इम्पोर्टेंट, जिससे लास्ट ईयर में भी क्वेश्चन आए हैं, डॉक्टर वेस्ट। डॉक्टर वेस्ट इनका पूरा नाम है डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट। डॉक्टर वेस्ट इन्होंने क्या किया था, एक न्यू मेथड, इनके जो थ्योरी थी या जो मेथड था उसका नाम ही ये था, द न्यू मेथड। इन्होंने क्या किया था कि एक्सपेरिमेंट किया था, या रिसर्च बोल सकते हैं हम की थी, ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया में इंग्लिश जो है एज अ फॉरेन लैंग्वेज कैसे उसको पढ़ाया जाए, उसके पढ़ाने के रास्ते में जो जो मुश्किलें आई उसके ऊपर उन्होंने कोई रिसर्च की, जिसको उन्होंने नाम दिया द न्यू मेथड, ठीक है। न्यू मेथड में उन्होंने किस चीज़ के ऊपर फोकस किया, रीडिंग के ऊपर। क्या बताया उन्होंने कि जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे हम, उतनी ही ज़्यादा जो लैंग्वेज है वो अच्छी होगी, ईजी रहेगी जो हमारी फॉरेन लैंग्वेज है उसको लर्न करने में, ठीक है। तो रीडिंग एबिलिटीज़ के ऊपर उसने फोकस किया, जिसकी वजह से वोकैब भी अच्छी होगी, ग्रामर भी अच्छी होगी और फ्लुएंसी भी अच्छी होगी। तो ये तीनों चीज़ें अच्छी होगी, तो इस वजह से उन्होंने रीडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, जिसमें आ जाता है ओरल और साइलेंट रीडिंग दोनों टाइप की। उन्होंने न्यू टाइप ऑफ बुक्स दी, जिनको उन्होंने नाम दिया रीडर्स एंड रैपिड रीडर्स। सो उन्होंने बुक्स जो रीडर्स के लिए हों, ठीक है, रीडिंग स्किल को डेवलप करे अच्छे से, तो वो कौन सी बुक्स थी, रीडर्स एंड रैपिड रीडर्स, ये ध्यान रखना, बस इसमें से इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब है स्टीफन क्रैशन्स थ्योरी। स्टीफन क्रैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही जैसे ही ऊपर ये दिया मैंने आपको डॉक्टर वेस्ट, इसी तरीके से स्टीफन क्रैशन, इन्होंने दी है लैंग्वेज एक्विजिशन, दो लैंग्वेज उनकी एक्विजिशन के बारे में थ्योरी, ठीक है। हाइपोथेसिस दी हैं पांच हाइपोथेसिस दी हैं। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, दो नहीं सॉरी, सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज कौन सी है मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट लैंग्वेज होती है मदर टंग, ठीक है, या हमारी रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि हम हरियाणा से हैं तो हमारी है हरियाणवी, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज होती है, अब जैसे कि हम चले जाएं तमिल साइड, या ऐसी स्टेट्स जिनमें हिंदी जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, या फिर रीजनल लैंग्वेज नहीं है, मतलब हिंदी उनके लिए जो है दूसरी भाषा है, ठीक है। तो उनके लिए जो सेकंड लैंग्वेज होगी वो हिंदी होगी, और फर्स्ट लैंग्वेज उनकी खुद की जो होगी, ठीक है, जैसे कि तमिल होगी, सेकंड लैंग्वेज होगी हिंदी, और जो थर्ड लैंग्वेज होगी वो होगी इंग्लिश। अब है उन स्टेट्स की बात जिनमें हिंदी जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज है, जैसे कि हरियाणा एग्जाम्पल के लिए, तो फर्स्ट लैंग्वेज क्या है हमारी, या मदर टंग बोलेंगे हम, हरियाणवी नहीं बोलते क्योंकि हरियाणवी को हम लिख नहीं सकते, ठीक है, इसलिए हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग कौन सी बोली जाएगी, हिंदी। तो सेकंड लैंग्वेज क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंग्लिश हो जाएगी, और थर्ड लैंग्वेज क्या हो जाएगी, इन दोनों को छोड़ के जो तीसरी लैंग्वेज होगी, जैसे कि फ्रेंच और जर्मन सिखाई जाती है आजकल, ठीक है। तो ये है 1 2 3 लैंग्वेज का कंसेप्ट, अब ध्यान रखना इनको, ठीक है। तो इसने सेकंड लैंग्वेज के लिए, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन क्या था, एक्विजिशन यानी कि आम बोलचाल की भाषा में उसको लेके आना बिना उसके रूल्स के लर्न किए, ठीक है। तो ये उसके ऊपर उन्होंने 5 हाइपोथेसिस दिए। इसमें क्या था, फर्स्ट द एक्विजिशन और द लर्निंग हाइपोथेसिस। इसमें क्या, एक्विजिशन के ऊपर उन्होंने फोकस किया। इसमें क्या होगा, एक्विजिशन से क्या आएगी, फ्लुएंसी, इसलिए उन्होंने एक्विजिशन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया बजाय कि लर्निंग में। लर्निंग में तो हमें ग्रामर्स के रूल्स वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा, तो जब हम स्टार्टिंग में सीखते हैं तो इतना अच्छे से बोल नहीं पाते, ठीक है, इसलिए एक्विजिशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। फिर मोनेटर हाइपोथेसिस, द मोनेटर हाइपोथेसिस में क्या कि जो मोनेटर यानी कि कौन, लर्नर,
लर्नर की नॉलेज, वो कैसे एडिट कर पाएगा, चेक कर पाएगा इन्फॉर्मेशन को, ये सब आया उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इनपुट हाइपोथेसिस। इनपुट हाइपोथेसिस यानी कि इनपुट अंदर लेना, अपने अंदर लेना किसी चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को अंदर लेना, कि वो जो भी बाहर है, जो लैंग्वेज सीख रहा है वो उसको अपने अंदर कैसे लेके जा रहा है या उसको कैसे समझ पा रहा है वो, ठीक है। ये था इनपुट हाइपोथेसिस में। नेक्स्ट है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। नेचुरल ऑर्डर आ जाएगा यूज़ ऑफ ग्रामर एंड स्ट्रक्चर। पहले देखो, पहले एक्विजिशन यानी कि उसने सीख लिया। नेक्स्ट मॉनिटर हाइपोथेसिस यानी कि उसने चेक कर लिया कि किसको मैं जल्दी, या ऐसे ही लगा लो आप एग्जांपल के लिए, कि कैसे किस चीज़ को मैं जल्दी याद कर सकता हूँ, किस चीज़ को थोड़ा लेट, ठीक है। फिर इनपुट हाइपोथेसिस यानी कि जो उसको चीज़ें लेट, पहले वाली ईजिली समझ ली, अब बची जो वो जिनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको उसने बोल दिया इनपुट हाइपोथेसिस। फिर हुआ नेचुरल ऑर्डर। नेचुरल ऑर्डर में क्या हुआ, फिर उसने सीखना शुरू किया कि अब चलो लैंग्वेज तो आ गई, अब मतलब एक्विजिशन हो गया कि हाँ हाँ ऐसे बोलते हैं लैंग्वेज को, अब उसके रूल्स वगैरह भी सीख लेते हैं थोड़े बहुत। तो फिर उसने ग्रामर के स्ट्रक्चर्स के ऊपर फोकस किया, उनके रूल्स के ऊपर। फिर आ गया अफेक्टिव फिल्टर। अफेक्टिव यानी कि इमोशन, कि कहाँ पे किस तरीके से लैंग्वेज को यूज़ करना है, कैसे कि उससे कोई मोटिवेट हो सीखने के लिए, कि वो कैसे मोटिवेट हुआ, अंदर से खुद से मोटिवेशन आई कि कैसे याद करे उसको, कैसे उसको सीखे। तो ये थे स्टीफन क्रैशर ने दिए थे सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए 5 हाइपोथेसिस। इनको याद रखना। जो इनपुट हाइपोथेसिस है ना, इसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्रीहेंशन होती है या जो दी जाती है कॉम्प्रीहेंशन वो बच्चे के लेवल से एक लेवल प्लस होती है, ठीक है, एक लेवल ऊपर की होती है, इसलिए इसको बोलते हैं +1, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं +1 के नाम से भी आपको ये दिख जाएगी कहीं पे। अब है ग्रामर। ग्रामर के ऊपर, ग्रामर सीखने के लिए क्या क्या वो, मतलब पहले तो है टाइप्स, फिर क्या क्या मेथड्स यूज़ होते हैं। मेथड्स मोस्टली सेम है, बस एक आध है जो मैं आपको करवा दूंगी वो अलग है। तो रूल्स क्या हैं, फॉर्मेटिव, नहीं सॉरी टाइप्स, फॉर्मेटिव या प्रिस्क्रिप्टिव या थ्योरेटिकल, तो एक ही है ये सब कुछ। इसमें क्या होता है, रूल्स के ऊपर फोकस किया जाता है, डेफिनेशन के ऊपर फोकस किया जाता है फॉर्मल ग्रामर में। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव यानी कि लोग कैसे उसको यूज़ करते हैं, ग्रामर को कैसे यूज़ करते हैं स्पीकिंग में, जैसे कि गोइंग टू होता है वैसे तो इंग्लिश में, लेकिन बोलने में क्या आता है, गोना, आई वांट गोना, इस तरीके से आई वांट टू को बोलते हैं वाना, ठीक है, WANNA इस तरीके से। और जैसे वुड नॉट को बोलते हैं वुंट, कुड नॉट को कुंट, आई थिंक आई कुडंट, इस तरीके से, मतलब इकट्ठा करके बोलते हैं इस तरीके से। तो स्पीकिंग में अलग तरीके से डिस्क्रिप्टिव उसको बोलते हैं, स्पीकिंग में किस तरीके से लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर ये दी थी नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि वॉइस में होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स वॉइस में होता है, कैसे कि उनको कैसे चेंज करके हम लिख सकते हैं, एक ही सेंटेंस है उसको दूसरे तरीके से कैसे लिखें, सिंपली इसमें ये होता है ऐसे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कैसे करें। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल ग्रामर। स्ट्रक्चरल में होता है पैटर्न के ऊपर फोकस किया जाता है, पैटर्न एंड फ्रेज के ऊपर। कंपैरेटिव ग्रामर होता है कि दो लैंग्वेज हैं उनकी ग्रामर को कंपेयर किया जाता है, जैसे कि फ्रेंच और इंग्लिश की ग्रामर को कंपेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शनल। फंक्शनल में होता है हाउ सेंटेंसेस कन्वे मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एग्जांपल देखो, पैसिव वॉइस पोलाइटनेस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कुड का यूज़ होता है, वुड का यूज़ होता है, तो ये कैसे, मतलब जैसे शुड है, शुड हम लगा तुम्हें ये काम करना चाहिए, यहाँ पे पोलाइटनेस है ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन कुड यूज़ करते हैं हम तो पोलाइटनेस दिखती है। तो ये इस तरीके से फंक्शन अलग अलग रोल, अलग अलग फंक्शन प्ले करती है, ठीक है। नेक्स्ट है लेक्सिकल। लेक्सिकल फंक्शनल ग्रामर। लेक्सिकल वर्ड आपको कहीं पे भी दिखे, लेक्सिकल का मीनिंग होता है डिक्शनरी से रिलेटेड, ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग। तो इसमें क्या होता है, रिलेशन बिटवीन सिंटैक्स एंड मीनिंग, जो वर्ड है उसका क्या मीनिंग है उससे रिलेटेड है। अब है मेथड्स ऑफ ग्रामर टीचिंग। जो मैंने पहले आपको करवाए वो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के थे, वो सेम ही मैक्सिमम तो सेम आ जाएंगे,
लेकिन अब एक दो हैं जो बिल्कुल अलग हैं, जैसे कि डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड। ये इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ से, ठीक है। डिडक्टिव मेथड की एक ट्रिक है डीजीपी और इंडक्टिव के लिए है आईपीजी। डिडक्टिव कैसे होता है? डिराइव फ्रॉम, मतलब डिडक्टिव मेथड जी से जर्नल टू पर्टिकुलर, जर्नल यानी कि रूल्स से पर्टिकुलर एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। आईपीजी पर्टिकुलर यानी कि एग्जाम्पल से रूल्स की तरफ यानी कि जर्नल की तरफ, ऐसे। ये डिडक्टिव मेथड जो है वो बड़ों बच्चों के लिए होता है 6 to 10th, और इंडक्टिव छोटों के लिए, ठीक है। डिडक्टिव में रूल बेस्ड लर्निंग होती है और इंडक्टिव में पहले एग्जाम्पल होते हैं फिर रूल्स सिखाए जाते हैं। डिडक्टिव जैसे पहले रूल्स सिखाए, रूल्स क्या हुए? कॉम्प्लेक्स हुए, ठीक है। बच्चे को पहले पता नहीं थे तो अननोन हुए, अननोन से नोन की तरफ गए, यानी कि पहले रूल्स दिए फिर एग्जाम्पल दिए उसके। कॉम्प्लेक्स कैसे? पहले रूल्स दिए फिर एग्जाम्पल, तो सिंपल ही होते हैं, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा ये, जैसे कि पहले एग्जाम्पल दिए, इंडक्टिव में पहले एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, पहले एग्जाम्पल दे दिया फिर कॉम्प्लेक्स यानी कि उसके रूल्स के ऊपर बाद में गए। एग्जाम्पल किस चीज़ के दिए जाते हैं? जिनको हम पहले से जानते हैं, ठीक है, जो सिंपल है हमारे लिए, जो बच्चों के लिए सिंपल होती हैं, तो उन्हीं का एग्जाम्पल दिया जाता है, तो नोन से अननोन की तरफ जाए। नेक्स्ट है टास्क बेस्ड लर्निंग। टास्क बेस्ड लर्निंग क्या होती है? वही जो पहले भी किया कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हमें अपने मैसेज कन्वे करने होते हैं, हमें अपने वर्ड्स राइट करने होते हैं या बोलना होता है किसी भी तरीके से, तो टास्क दिया जाता है हमें। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया या प्रोजेक्ट हो गया किसी के ऊपर बनाना, डिस्कशन हो गया किसी टॉपिक के ऊपर। अब है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में क्या होता है? जेस्चर्स के थ्रू हम अपना मैसेज कन्वे करते हैं। यूज्ड जेस्चर्स जैसे कि रोल प्ले में, रियल लाइफ एक्टिविटीज़ में, इससे क्या होती है? नेचुरल लर्निंग, यानी कि फिजिकल जेस्चर्स के थ्रू लर्निंग। आप ऐसे लगाओ, ठीक है, जैसे कि सिंबल्स वगैरह आपने देखे हो कभी, रोड साइड पे सिंबल्स लगे होते हैं कि इधर जाना उधर जाना, तो इस तरीके से लर्निंग। नेक्स्ट है इंसिडेंटल या सब्सिडरी। इंसिडेंटल होती है कि कोई टीचर एक्सप्लेन रूल्स मेन पॉइंट्स ड्यूरिंग रीडिंग। इंसिडेंट यानी कि हम टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, बीच में कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट आ गया, ठीक है, उसको हाईलाइट कर देना, इसको ऐसे याद रख लो आप। अब नेक्स्ट है मल्टीलिंग्विलिज्म। मल्टीलिंग्विलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि दिया था मल्टीलिंग्विलिज्म क्या था? एक रिसोर्स। एनसीएफ 2005 में इसकी बात की गई थी, लेकिन एनईपी 2020 में भी 3 लैंग्वेज फार्मूला के ऊपर बात की गई है। मतलब आज के टाइम पे लैंग्वेज के ऊपर सेकंड लैंग्वेज लर्निंग या थर्ड लैंग्वेज लर्निंग हो तो उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है अच्छे से। कैसे? कि प्राइमरी लैंग्वेज जो है हमारी यानी कि मदर टंग है, उसमें ही बच्चे के डाउट्स क्लियर करो। अगर उसको सेकंड लैंग्वेज में या थर्ड लैंग्वेज में समझ नहीं आ रहा तो फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि उसकी जो मदर टंग है उसमें उसको समझाओ, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। मल्टीलिंग्विलिज्म, मल्टी यानी कि बहुत सारी, यानी कि 2 से ज़्यादा, 2 होती हैं बाइलिंगुअल और मल्टी होती है 2 से ज़्यादा। अब है इट कन्फर्म्स डेफिनेट कोग्निशन। कोग्निशन यानी कि इसमें क्या है? बच्चे को समझ में आना ज़्यादा मैटर करता है बजाय कि उसकी लैंग्वेज। एनकरेज द यूज़ ऑफ लैंग्वेज वन यानी कि मदर टंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ब्रिज टू लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज, सेकंड और थर्ड लैंग्वेज को लर्न करने के लिए फर्स्ट लैंग्वेज का यूज़ करो। एग्जाम्पल, इंग्लिश के रूल सीखने के लिए हिंदी का यूज़ करो, तो ये है इसमें। प्रमोट कोड स्विचिंग एंड ट्रांस लैंग्वेज, ये आगे आ जाएगा आपको कोड स्विचिंग क्या होता है। अब इसमें क्या था? देखो प्राइमरी में अभी ये एनईपी 2020 के हैं तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है। प्राइमरी एजुकेशन में क्या, 1st to 5th क्लास के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1st to 8th, मतलब बढ़ा के अगर करें तो 8th क्लास तक आप अपने मदर टंग में सीख सकते हो, ठीक है। बच्चे जो हैं अपनी मदर टंग में सीख सकते हैं, उनको पूरा हक है। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा कोई कंसेप्ट इंग्लिश में तो टीचर को उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसकी मदर टंग में, ठीक है। मदर टंग क्या है हमारी? हिंदी। क्यों है हिंदी? क्योंकि हम हरियाणवी हैं, जैसे सपोज करो तो हम हरियाणवी कोई भाषा नहीं है, हम इसको लिख नहीं सकते, ठीक है, ये एक डायलेक्ट है सिंपल। तो अब है 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है? शुड लर्न, 3 लैंग्वेज मस्ट है, लर्न मतलब लर्न करनी चाहिए, मस्ट नहीं है, 3 लैंग्वेज बच्चे को सीखनी चाहिए, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। पहली है मदर टंग, दूसरी रीजनल लैंग्वेज, थर्ड है हिंदी, इंग्लिश या कुछ और भी हो सकती है। अब ये मैंने आपको पहले भी बताया, फर्स्ट लैंग्वेज होती है मदर टंग, हमारी
जिनके हिंदी जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज उनकी रीजनल लैंग्वेज है, जैसे कि तमिल, ठीक है। तो फर्स्ट लैंग्वेज हमारे लिए है मदर टंग कौन सी, हिंदी, और सेकंड लैंग्वेज हो जाएगी हमारे लिए इंग्लिश, और थर्ड लैंग्वेज यानी कि फॉरेन लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी हमारे लिए, फ्रेंच या जर्मन। अब उनके लिए जो कि साउथ साइड हैं वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं, उनमें हिंदी नहीं बोली जाती, ठीक है। तो उनके लिए उनकी मदर टंग होगी, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होगी, उनकी जो खुद की है, जैसे कि तमिल होगी, सेकंड उनके लिए हो जाएगी हिंदी, और थर्ड हो जाएगी इंग्लिश। सो 3 लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अब है सेकंड लैंग्वेज मस्ट बी नेटिव ऑफ इंडिया, जो 2 लैंग्वेज, इनमें से क्या उन्होंने बोला, सेकंड नहीं। अब 3 लैंग्वेज सीखनी जरूरी है बच्चे के लिए, 3 में से जो 2 हैं वो इंडियन होनी चाहिए लैंग्वेज, ठीक है। एक फॉरेन हो जाएगी और 2 इंडिया की ही नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए। और फोकस किया जा रहा है यूज़ ऑफ डिजिटल टूल्स, जैसे कि दीक्षा, ई पाठशाला, स्वयं, एनपीटेल, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि ई लर्निंग करवाई जा सके। अब मैंने आपको बताया 1-2 मेथड्स ऊपर की। ट्रांस लैंग्वेलिज्म क्या होता है, ट्रांस लैंग्वेलिज्म यानी कि मल्टीपल लैंग्वेज का यूज़ करना। कोड स्विचिंग एंड क्रॉस लिंग्विस्टिक अप्रोच, इनमें देखो क्या है। कोड स्विचिंग क्या होता है, यूजिंग 2 लैंग्वेज इन कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन कोड स्विचिंग, कन्वर्सेशन में 2 लैंग्वेज का यूज़ करना, जैसे कि हम नॉर्मली ऐसा करते ही हैं, पूरी तरीके से इंग्लिश भी नहीं बोल पाते लेकिन पूरी शुद्ध हिंदी हमें भी नहीं आती, ठीक है, तो हम दोनों का मिक्स करते हैं, इसको बोलते हैं कोड स्विचिंग। नेक्स्ट है क्रॉस लिंग्विस्टिक, क्रॉस लिंग्विस्टिक में क्या होता है, टीचिंग फ्रेंच बाय रिलेटिंग इट टू इंग्लिश वर्ड्स, जैसे कि कुछ सिमिलर वर्ड्स होते हैं जिनको हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके पढ़ाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस लिंग्विस्टिक्स। नेक्स्ट है कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग, कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड, टीचिंग साइंस हिस्ट्री, जैसे कंटेंट के ऊपर फोकस किया, साइंस इंग्लिश साइंस एसएसटी मैथ्स हो गया, इनको इंग्लिश में ही पढ़ाना, ठीक है, या फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश ही होगी तो फॉरेन लैंग्वेज में ही पढ़ाना, जैसे कि हमारी बुक्स आजकल सीबीएसई वाली इंग्लिश मीडियम में आती हैं तो उनको इंग्लिश में ही पढ़ाना। नेक्स्ट है मेजरमेंट स्केल, मेजरमेंट स्केल है 4 तरीके के, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल एंड रेशियो, 4 ये भी इम्पोर्टेंट है। नॉमिनल स्केल में आएगा, नॉमिनल यानी कि नेम देना या कैटेगरी बनाना, जैसे कि मेल फीमेल, ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग कैटेगरी बनाना, इंडियन नेशन जैसे इंडियन अमेरिकन, इस तरीके से मतलब नेम दे देना उनकी कैटेगरी को। सेकंड है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल यानी कि ऑर्डर, ऑर्डर 1 2 3 या रैंकिंग भी बोल सकते हो इसको आप, ठीक है। इंटरवल में होता है किसी एक पॉइंट से लेके दूसरे तक, इतने में कितने लोग कवर होते हैं, जैसे ये वाला, ठीक है। इंटरवल में क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखने लायक कि इंटरवल में 0 का मतलब 0 नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए थर्मोमीटर और कैलेंडर में, जब कैलेंडर खत्म हो जाता है तो 0 का मतलब ऐसे नहीं है कि कोई साल आएगा ही नहीं अब आगे। थर्मोमीटर में भी 0 का मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर बिल्कुल 0 है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो होता ही है, कहने का ये मतलब है, या वो माइनस में जाएगा या प्लस में जाएगा, तो 0 का मतलब नथिंग नहीं होता इसमें। इंटरवल में क्या होता है, ऑर्डिनल वैल्यू विल इक्वल इंटरवल, विद इक्वल इंटरवल मतलब सेम, इन इसके बीच में एक तरीके से कुछ पैमाना लगाया जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है रेशियो, रेशियो हाईएस्ट है, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर रेशियो का है। 0 मीन्स एब्सेंस ऑफ क्वांटिटी, इसमें रेशियो में क्या होता है, 0 का मतलब 0 ही होता है, ठीक है। इसमें आएगा आपका रेशियो परसेंटेज या एवरेज। टीचिंग वैकेंसी में, जैसे कि एग्जांपल है, एक टीचिंग वैकेंसी में प्रेजेंट कैंडिडेट जो है उनका 5% लिया जाएगा, या फिर जो वैकेंसी है जितने, जैसे कि 100 सीट हैं और इतने लोग देने आ गए पेपर की, हज़ारों में आ गए, लाखों में आ गए, ठीक है, तो उन सबको थोड़ी, लेकिन जितनों ने पहले तो आएगी, जैसे जितनों ने क्वालिफाई किया, फिर उनमें से भी जिनके अच्छे मार्क्स आए यानी कि रैंकिंग दे दी उनको, ठीक है। रैंकिंग अब कि ऊपर की 5% वाले लिए जाएंगे, आएंगे पहले, फिर उनमें से भी 1% रह जाएगा, तो इस तरीके से, तो रेशियो के अकॉर्डिंग। अब है असेसमेंट, असेसमेंट ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ये सीडीपी में भी कवर होते हैं आपके टॉपिक्स में बता दूँ, तो जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट है ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो यहीं से आप कर लेना। देखो फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव में क्या आता है, ड्यूरिंग टीचिंग
पहली तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर्मेटिव फॉर लर्निंग। इसमें क्या होता है, ये टीचिंग के दौरान होती है। जैसे कि बच्चों के एफए होते हैं, ठीक है, यूनिट टेस्ट होते हैं, एक एक दो दो लेसन के होते हैं, तो ये टीचिंग के दौरान ही चलती है हमारी, ठीक है। जैसे कि एक लेसन कंप्लीट हुआ उसका टेस्ट ले लिया, दूसरा कंप्लीट हुआ उसका टेस्ट ले लिया, हमें ताकि ये पता चल जाए कि बच्चे की कमी कहाँ पे रहती है और हम उसको इम्प्रूव कर सकें। तो ये होता है इम्प्रूवमेंट के लिए, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट है सबमेटिव। सबमेटिव होता है साल के एंड में या फिर हाफ ईयरली होते हैं बच्चों के एग्जाम, ठीक है। ये किस लिए होते हैं, मेनली रिजल्ट के लिए, ठीक है, कि बच्चे ने कितना सीख लिया पूरे साल में। ये होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। अब है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। ये मैंने आपको पहले भी करवाया है। डायग्नोस्टिक होता है जैसे कि डॉक्टर जो है वह डायग्नोस करते हैं कि हमें क्या बीमारी है, ऐसे ही हम बच्चे का डायग्नोस करते हैं कि उसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम उसको डायग्नोस करते हैं। फिर डायग्नोस्टिक टीचिंग के बाद हमेशा आता है रेमेडियल टीचिंग। ये बात ध्यान रखना, डायग्नोस्टिक के बाद होगी रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल यानी कि हम उसको रेमेडी प्रोवाइड करेंगे, उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कि इसको ऐसे सोल्व कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है एक टॉपिक असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट इन लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग में क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। यानी कि कोई बच्चा है वो ज़्यादा क्लास में इन्वॉल्व नहीं होता, बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ भी नहीं, ना ज़्यादा टीचर के साथ, लेकिन खुद के जो टीचर करवा रहा है उसको अच्छे से कर लेता है और खुद की असेसमेंट यानी कि प्रैक्टिस करता रहता है खुद से ही, तो वो हो जाएगी सेल्फ असेसमेंट और असेस कर लेता है कि हाँ मेरा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, जैसे इस तरीके से। असेसमेंट इन लर्निंग होता है कि बच्चे जो हैं बिना टीचर के भी अच्छे से अपने पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिना टीचर के भी लर्न कर रहे हैं। असेसमेंट इन लर्निंग ये होता है। असेसमेंट एज लर्निंग यानी कि असेसमेंट कर लेना खुद की, लेकिन इसमें जो है इन लर्निंग में असेसमेंट नहीं होती, बस बच्चे सीख रहे होते हैं, ठीक है। अब है दो टेस्टिंग, नॉर्म रेफर्ड टेस्टिंग और क्राइटेरिया रेफर्ड टेस्टिंग। नॉर्म रेफर्ड यानी कि नाम दे देना वही या रैंकिंग दे देना, ठीक है। नॉर्म में रैंकिंग दे देना, जैसे कि HSSC एग्ज़ाम में होता है, वैकेंसी निकली होती हैं जब, ठीक है, तो वो रैंकिंग के अकॉर्डिंग होता है सिलेक्शन, तो इस तरीके से। और क्राइटेरिया होता है एक क्राइटेरिया सेट कर देना, जैसे कि 90 मार्क्स वाला पास होगा, क्वालिफाई करेगा, HTET या CTET दोनों में सेम ही है। अब है एक रिकॉर्ड, एनेक्डोटल और पोर्टफोलियो। एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है ब्रीफ एंड डिस्क्रिप्टिव, मतलब थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव यानी कि बच्चे के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, बजाय कि उसके मार्क्स वगैरह और ये सब, मतलब उसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। प्रूफ हमने देख लिया, एक तरीके से हमने ले लिया प्रूफ और हमने उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार कर दिया, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड तैयार किया तो उसको बोलेंगे हम पोर्टफोलियो। रिपोर्ट कार्ड, पोर्टफोलियो, यहाँ देखो एक सेकेंड, एनेक्डोटल होता है और पोर्टफोलियो में क्या डिफरेंस है, इसको देखो ऐसे लिखेंगे, एक स्टोरी की फॉर्म में, ठीक है। यूज़ इन फॉर्मेटिव में यूज़ होता है, जैसे कि किसी बच्चे ने 23 तारीख को ये मार्क्स स्कोर किए, मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट किया, तो इस तरीके से एक तरीके का एनेक्डोटल होता है, सर्टिफिकेट्स दे देते हैं हम, ठीक है। पोर्टफोलियो में क्या होता है, ये सबमेटिव में यूज़ होता है कि हमने पूरा बच्चे का पूरे साल बच्चे ने क्या सीखा वो हमारे पास है, ठीक है। पोर्टफोलियो में उसकी शोकेस करने के लिए उसकी स्किल्स, उसके सैंपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि समेटिव उसने क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए, क्या क्या प्रेजेंटेशन दी, उन सब के हमारे पास सैंपल्स हैं, ठीक है। इसमें तो हो गया ओनली रिपोर्ट कार्ड, आप ये लगाओ, सिर्फ रिपोर्ट कार्ड जिसके ऊपर मार्क्स हैं, और इसमें है हमारे पास जितने भी उसने प्रोजेक्ट्स बनाए, जितने भी उसके मार्क्स आए, उन सब के हमारे पास सैंपल्स हैं। अब है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इनको देख लो बस, वैसे इतना इजी नहीं आता, बस ऐसे आता है कि ये कोई आपको जैसे ये दे देंगे, जैसे इनमें से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड है डॉक्यूमेंट्री फाइल, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री फाइल कौन सा है, ऑडियो है, विजुअल है या ऑडियो विजुअल है, तो इनमें से कौन सा है ये बताओ। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल से, जैसे कि विजुअल एड में आएंगे चार्ट, पिक्चर, जिनको हम बाय आइज देख सकते हैं, ठीक है। फ्लिप बुक, पैक बोर्ड्स, जैसे थोड़े मुश्किल वाले वर्ड्स देखो, जैसे पैक बोर्ड्स, फ्लिप बुक, बुक होगी तो सिंपल है, विजुअली है, ठीक है। मॉडल्स, स्पेसिमैन, पपेट, ठीक है, ये सब आएंगे विजुअल में। और ऑडियो में आ जाएंगे रेडियो, ग्रामोफोन, टेलीफोन, लैंग्वेज लैब। ऑडियो विजुअल जिसमें दोनों यूज़ हो, यानी कि जिसको हम देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, जैसे टीवी, ड्रामा, वीडियो टेप,
कंप्यूटर, मोबाइल, डॉक्यूमेंट्री फाइल, इस तरीके से, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक जो कंप्लीट होता है। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करनी है आपको। तो मैं बता देती हूँ, प्रैक्टिस के लिए आप, अगर आपको ये लगता है, क्योंकि एचटेट में ये अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है टॉपिक, इसी साल बोल सकते हो, पीछे 2023 में हो गया था, लेकिन क्वेश्चंस नहीं आए थे, ठीक है। तो एचटेट में अभी हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सीटेट में ये बहुत टाइम से है। तो आप सीटेट के हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी के लिए सीटेट पेपर 1 की प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ से आपका ये टॉपिक्स अच्छे से इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो, ठीक है। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।